नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारत का संविधान है, उसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है। इससे पहले हमने जितने भी लेक्चर थे हमारे, उनके अंदर हमने स्टडी किया था सभी एक्ट्स को, जिनके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जितने भी एक्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा आफ्टर 10 ईयर या फिर जो भी नया एक्ट बनाया जा रहा था, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव करके एक नया एक्ट है वह बनाया जा रहा था। और बहुत सारी जो सुविधाएं हैं या फिर हम बोले जो भारतीय लोग हैं उनको अधिकार है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वह दिए जा रहे थे। तो उसी तरीके से आज हम जानेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है हमारा, ठीक है, इसके अंदर जो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 था, जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर क्या चेंजेस हुए थे वह तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अंदर क्या क्या जो बदलाव है वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किए गए थे, उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। क्या क्या जो शर्तें हैं, नियम है, वह भारतीय लोगों को दिए गए थे, या फिर हम बोले कि जो भारतीय लोगों के अधिकार है वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए थे। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक संयुक्त पत्र जो कांग्रेस के द्वारा और मुस्लिम लीग के द्वारा तैयार किया गया था, जिसके ऊपर मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने हस्ताक्षर किए थे, और जिसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। और उसके अंदर क्या था, उसके अंदर क्या था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो हमारे भारतीय लोग हैं उनके लिए कुछ मांगे रखी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। और क्या उन मांगों को पूरा किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और किन किन मांगों को पूरा किया गया था, और क्या क्या मांगे उस संयुक्त पत्र के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी गई थी, उन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, यानी 1914 टू 1918 प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस दौरान भारतीय लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का या फिर हम बोले कि ब्रिटेन का पूरे तहे दिल से साथ दिया था, जिसके अंदर युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय लोगों को यह उम्मीद थी कि अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वह उनकी मांगों को मान लेगी। पर क्या हुआ आगे जाकर वह हम बात करते हैं आगे। तो 1914 टू 1918 के अंदर यह हुआ, और 1916 के अंदर संयुक्त पत्र, मैंने बताया आपको, एक लखनऊ पैक्ट बना था जिसके अंदर भारतीय लोगों की मांगे रखी गई थी। लखनऊ पैक्ट, ठीक है, संयुक्त पत्र था, इसे अभी आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा पत्र बनाया गया जिसके अंदर भारतीय लोगों की मांगे रखी गई थी। उसके अंदर लिखा गया था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर इस पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। 1917 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने थे, ये न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। इससे पहले के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनको हटा दिया गया था। 1917 में बने थे, कौन बने थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? एडविन सैमुअल मोंटेग्यू। ठीक है, एडविन सैमुअल मोंटेग्यू न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने थे 1917 के अंदर। ठीक है, एक मिनट रुकिए। 1917 के अंदर एडविन सैमुअल मोंटेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने, ठीक है, और चेम्सफोर्ड बने वॉइसरॉय। चेम्सफोर्ड क्या बने? वॉइसरॉय। तो इन दोनों के नाम से भी इस एक्ट को जाना जाता है। ठीक है, इन दोनों के नाम से कैसे जाना जाता है? इस एक्ट को जाना जाता है चेम्सफोर्ड मोंटेग्यू एक्ट के नाम से भी, एडविन चेम्सफोर्ड मोंटेग्यू एक्ट के नाम से भी इस एक्ट को जाना जाता है। तो अगर आपके सामने यह क्वेश्चन आ जाता है या फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और एडविन सैमुअल मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, यह दोनों सेम है। ठीक है, तो ये याद रखना है, क्योंकि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और जो चेम्सफोर्ड है वह वॉइसरॉय थे, तब इस कारण से इस नाम से इस एक्ट को भी पुकारा गया था। अब हम आगे बात करते हैं कि गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने क्या भारतीय लोगों की जो शर्तें हैं वह पूरी की गई थी। सबसे पहली शर्त क्या थी भारतीय लोगों की? सबसे पहली अगर हम कंडीशन की बात करें, संयुक्त पत्र के अंदर क्या शर्त है भारतीय लोगों के द्वारा रखी गई थी, वह शर्त यह थी कि जो अब सरकारें बनाई जाए भारत के अंदर, वह भारतीय लोगों के द्वारा चुनकर या फिर नियुक्त, या हम बोल सकते हैं कि जैसे अब इलेक्ट होती है वैसे ही इलेक्ट करके बनाई जाए। तब इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इस तरह के जो पत्र है वह क्या कर दिया, उसको बोला कि ठीक है, हम ऐसा एक्ट
बना देंगे। तब वहां पर उन्होंने उनकी वह मांग मान ली। तो और भी काफी सारी मांगे थी। सबसे पहली मांग तो यह हो गई गवर्नमेंट वाली, ठीक है, कि गवर्नमेंट है वह अब भारतीय लोगों के द्वारा बनाई जानी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन क्या थी कि कंडीशन यह थी, गवर्नमेंट तो ठीक है अब आप चुनकर बना लो, लेकिन दबदबा अब भी हमारा ही रहेगा आपके ऊपर। आपको कंप्लीट रिपोर्ट करनी होगी और जो गवर्नमेंट होगी, इंडियन गवर्नमेंट होगी, वह हमारे नीचे ही रहेगी और आपको हर चीज की रिपोर्ट करनी होगी किसे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर यह कंडीशन इनके ऊपर लगाई गई थी। और जितने भी एक्ट इससे पहले बनाए गए थे उस एक्ट के बारे में इस एक्ट के अंदर जिक्र किया गया था कि कैसे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने भारत के अंदर सरकारें चलाई है, सत्ता चलाई है और कैसे उपरख किया है, सारी चीजों के बारे में डिस्कस हुआ था। और तब जाकर यह पास हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के आने के बाद। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, एडविन सिमरन मोन्टेग्यू। आपको यह याद रखना है 1917 के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट के चलने पर, यानी कैसे गवर्नमेंट है वह चली। अब अगर हम बात करें कि कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट की, कि जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वह कैसा था, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट है वह किसके हाथ में था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में था। और भारत के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का प्रतिनिधित्व कौन करता था, वाइसरॉय करता था। और वाइसरॉय का नाम हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम भी अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो आपको याद रखना है, रिमेम्बर कीजिए, याद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर क्या हुई, यहाँ पर बदलाव क्या हुआ था, यहाँ पर चेंज यह हुआ कि जो लखनऊ पैक्ट था उसके अंदर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के द्वारा इनकी जो तनख्वाह आती थी उसके ऊपर आपत्ति जाहिर की गई थी कि इनकी तनख्वाह है वह भारतीय खातों में से नहीं मिलनी चाहिए। इनकी तनख्वाह कौन देगा, वह ब्रिटिश गवर्नमेंट देगी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तनख्वाह और वाइसराय की तनख्वाह। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बदलाव किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे से दिमाग लगाया और एक अच्छा काम कर दिया। वहां पर क्या कर दिया, हाई कमीशन बना दिया। ठीक है, हाई कमीशन फॉर इंडिया, इंडिया के लिए बना दिया। अब यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और वाइसराय है, इनकी जो पेंशन है, बोले कि जो इनकी तनख्वाह है या फिर बोले इनकी सैलरी है, वह कौन देगा, वह सैलरी देगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकी सैलरी देगी दोनों की। ठीक है, लेकिन जो हाई कमीशन फॉर इंडिया बनाया गया भारत के लिए, उसके तनख्वाह कौन देगी, इनका सारा का सारा जो खर्च है वह कौन देगा, वह भारतीय खातों से जाएगा। तो बेनिफिट क्या हुआ, कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, पैसे तो फिर भी ज्यादा ही था, क्या पता अब यहाँ पर ज्यादा देना पड़ा हो। ठीक है, तो इसका कोई बेनिफिट हुआ नहीं था, लेकिन यह प्रोसीजर, यह बदलाव है वह आया था। और क्यों आया था, कांग्रेस के द्वारा आपत्ति जाहिर की गई थी, मुस्लिम लीग के द्वारा आपत्ति जाहिर की गई थी जो लखनऊ पैक्ट बना था उसके अंदर। ठीक है, हाई कमीशन फॉर इंडिया बना था, यहाँ पर यह बदलाव हुआ था कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या बदलाव हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बदलाव यह हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके अंदर 6 मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, 6 मेंबर होते थे, जिनके अंदर से पहले के जो एक्ट थे हमने उसके अंदर स्टडी किया था कि जो एक मेंबर है वह भारतीय होता था, यानी जो 6 मेंबर होते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, उसके अंदर एक मेंबर होता था भारतीय। लेकिन अब यहाँ पर 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसके अंदर बदलाव क्या किया कि यहाँ पर जो 3 मेंबर है वह भारतीय हो सकते थे। ठीक है, यहाँ पर यह बदलाव किया गया था कि जो 3 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके अंदर भारतीय हो सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर देखते हैं जो वाइसराय होता है हमारा, जो वाइसराय के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके अंदर 16 से 60 मेंबर होते थे, जिसके अंदर से 32 जो मेंबर होते थे वो होते थे नॉन ऑफिशियल यानी अस्थायी मेंबर, और 28 जो मेंबर होते थे वो मेंबर होते थे ऑफिशियल स्थायी मेंबर। ठीक है, अब जो संयुक्त पत्र था जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा जिसके ऊपर
साइन किए गए थे उसके अंदर उनकी एक डिमांड थी कि जो इन सदस्यों की संख्या है, जो ये 60 मेंबर है, इन सदस्यों की संख्या को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। ठीक है, इन सदस्यों की संख्या को कितना किया जाए, 150 किया जाए, यानी टोटल मेंबर कितने होने चाहिए, 150 होने चाहिए। यहाँ पर 32 नॉन ऑफिशियल थे, 28 ऑफिशियल थे, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था इन 28 को वाइसराय के द्वारा चुना जाता था, और इसके अंदर से जो 5 मेंबर होते थे, जो 5 मेंबर होते थे नॉन ऑफिशियल, वह वाइसराय के द्वारा चुने जाते थे। बाकी जो मेंबर बचते थे 27, वह अलग अलग सीमा प्रांतीय इलाकों से चुनकर आते थे, जैसे बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, ठीक है, कलकत्ता, अलग अलग जगह से चुनकर या फिर हम बोले मनोनीत होकर आते थे वो मेंबर। ठीक है, अभी यहाँ पर जो 150 के लिए बोला गया, लखनऊ पैक्ट एक्ट के अंदर जो कंडीशन रखी गई कि भाई 150 मेंबर यहाँ पर होने चाहिए, तो यहाँ पर बदलाव क्या हुआ उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसको दो भागों के अंदर डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, ठीक है, एक नाम तो यह हो गया, दूसरा नाम आता है काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, इन दो भागों के अंदर इसे डिवाइड कर दिया गया, जिसके अंदर क्या हुआ, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको लोअर हाउस में रखा गया, और जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसको अपर हाउस का दर्जा दिया गया। अब यहाँ पर काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर 60 मेंबर थे, जिनका जो टेन्योर होता था वह कितने टाइम का हो गया, 5 साल का हो गया। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर लोअर हाउस है उसके अंदर 145 मेंबर होते थे, जिसके अंदर उनका जो टेन्योर है वह कितना किया गया, 3 साल तक का किया गया। तो यहाँ पर यह बदलाव है वह आए थे, और ये मेंबर 150 से कितने हो गए थे, टोटल मेंबर हो गए थे 204। ठीक है, जितनी यहाँ पर मांग की थी कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट के अंदर, यहाँ पर उससे भी ज्यादा मेंबर हो गए थे, या फिर हम बोले कि जो इस एक्ट के अंदर उससे ज्यादा मेंबर है वह कर दिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। यह बदलाव यहाँ पर हमें देखने को मिला था। अब हम आगे बात करते हैं, अब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर डिस्कस किया था कि कितने मेंबर थे, यहाँ पर 7 मेंबर थे, जो अलग अलग जगह से चुनकर या फिर हम बोले कि मनोनीत होकर आते थे या निर्वाचित होकर आते थे। बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, असम, बर्मा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस, ये 7 जगह थी। ठीक है, अब इनके अंदर क्या कर दिया गया, 2 जगह और जोड़ दी गई, बिहार, उड़ीसा और सेंट्रल प्रोविंस। अब कितनी हो गई, 9 हो गए। अब यहाँ से जो भी मेंबर चुनकर आते थे, निर्वाचित होकर आते थे या फिर मनोनीत किए जाते थे, उन 3-4 मेंबरों को, उनमें से 3 या 4 मेंबरों को इंडियन मिनिस्टर के लिए चुनने के निर्णय लिए गए कि अब भैया इन मेंबरों, इनके जो मेंबर चुन के आएंगे उनमें से 3 या 4 इंडियन मिनिस्टर को हम उनमें से चुनेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था इसके अंदर यह बदलाव हुआ था, और यहाँ पर हमने पहले भी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि ये अलग अलग जो सीमांत प्रांत थे वहां से जो मेंबर है वह पहले क्या होते थे, स्टार्टिंग में यहाँ से जो मनोनीत किए जाते थे, लेकिन बाद में क्या हो गया, निर्वाचित करके आने लगे थे। ठीक है, तो यह बात हमें ध्यान में रखनी है। पहले 7 थे, और जो 1919 का एक्ट है उसके अंदर कितने एक्ट हो गए थे, यह जो क्षेत्र थे वह कितने हो गए थे, 9 हो गए थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बारे में 1919 का जो हमारा एक्ट है वह एक छोटी सी चीज रह जाती है, और वह क्या है, यह है कि डायरकी सिस्टम, यानी डायरकी सिस्टम में क्या था कि यहाँ पर जो द्वैत शासन है वह लागू हो गया था, द्वीप शासन है वह लागू हो गया था। लागू कैसे हो गया था, यहाँ पर क्या कर दिया गया था कि कुछ जो प्रांतीय सीमाएं थे उनके लिए अलग अलग जगह पर कानून बनाने के लिए बहुत सारी समस्या आती थी। तब वहां पर क्या किया गया कि जो सीमा प्रांतीय इलाके थे उनको अपने तरीके से अपना कानून बनाने की 1861 के अंदर हमने जैसे स्टडी किया था कि उनको पावर दे दी गई थी कि आप अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर ऐसा हुआ कि जो द्वैत शासन है वह अलग अलग, जैसे किसी भी चीज के लिए कानून बनाना होता था तो वहां पर एक जगह पर गवर्नर और भारतीय मंत्री मिलकर कानून बनाते थे, और दूसरी जगह पर गवर्नर कार्यकारी परिषद मिलकर कानून बनाते थे। तो यहाँ पर यह बदलाव हमें देखने को मिला था। तो आज का हो गया है हमारा,
ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन है वहां पर हमें पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।